आज का शीर्षक है, जो आज का विषय है, आज का विषय राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें अंदर से अपने आप ही पता चलता है कि हम एक भारतीय भाषा की बात कर रहे हैं, एक मातृभाषा की बात कर रहे हैं और एक उस भाषा की बात कर रहे हैं जो हमें अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों का अच्छे से जो संप्रेषण करने का जो माध्यम है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की, हिंदी के बाद, तो भाषा के विविध रूप हैं जो सामान्य रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जो बोली रूप में, विभाषा रूप में, भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, कृत्रिम भाषा आदि में केवल राष्ट्रभाषा और राजभाषा, यानी कि अगर हम सभी विषय को लेकर के बात करें तो इनमें भी जो महत्वपूर्ण और प्रमुख ठहरती हैं, हम बात करने जा रहे हैं आज राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के बारे में, जो हम यहाँ पर आज विवेचन कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा की। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा की। आखिर एक देश के लिए उसकी राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्या हो सकती है और क्यों हो सकती है? तो देश की भाषा ही राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कारणों से समग्र राष्ट्र के सार्वजनिक प्रयोग में आ जाती है। जाहिर सी बात है कि जब हम एक भाषा की बात करते हैं, संपर्क भाषा, या फिर हम एक ऐसी भाषा जिसमें हम अपनी अभिव्यक्ति, अपने संप्रेषण कर सकते हैं, तो उसमें जो एक पक्ष आते हैं, जाहिर सी बात है वो सभी पक्ष आते हैं, जैसे राजनीतिक पक्ष है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, आदि बहुत सारे जो सार्वजनिक कारण हैं, इनको इनमें हम प्रयोग करते हैं। उसमें देश की संस्कृति एवं उसके बद्धमूल आदर्शों की अनुमिति होती है तथा उसकी प्रकृति और उसके संपन्न साहित्य में यह सार्थक होती है कि देश की अन्य भाषाओं को बिना उसकी प्रगति के बाधक हुए अपने साथ ले चल सके। हिंदी जो राष्ट्र की राजभाषा है, यानी भारत की हम राष्ट्रभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा है, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से देश भर में यह प्रचलित है। जाहिर सी बात है, यह दिल्ली निवासी मुसलमान या मुस्लिम जो शासक यहाँ पर उस समय मध्यकाल में आए थे, उनके साथ समस्त भारत में ये फैल गई एक संपर्क भाषा के रूप में, और बहुत दिनों के बाद अपने आप ही यह लगभग कश्मीर से और कन्याकुमारी और एक तरह से कह सकें कि अटक से कटक तक, यानी कर्नाटक तक, पारस्परिक विचार विनिमय का माध्यम बनी। धार्मिक जनों या साधु संत जो थे, उनके द्वारा भी सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम हिंदी को ही बनाया गया। अनेक विरोधों के होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हुआ, और यही बात है कि क्रम से हम देखते हैं कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसे अहिंदी क्षेत्रों में भी हिंदी लोकप्रिय हुई और होती जा रही है। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शिवराज वर्मा ने एक स्थान पर लिखा है कि उसकी हिंदी की व्यापकता संपूर्ण देश के क्षेत्रों में प्रदर्शित की गई है। और जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासन काल में के दिनों में हिंदी की सामान्य बोलचाल की भाषा उस समय बनी रही, क्योंकि उस समय मध्यकाल में जब मुस्लिम शासक भारत में उनका आगमन हुआ था, तो उस समय उनकी जो मुख्य भाषा थी या राजकाज की भाषा थी, तो उसको उन्होंने उर्दू और फारसी को लेकर के काम किया, प्रयोग किया। लेकिन हिंदी तब भी एक संपर्क भाषा या भारतीय जनों की आम भाषा के रूप में प्रचलित रही, जिसमें संवाद होता रहा।
ठीक है। मुस्लिम शासनकाल के दिनों में हिंदी सामान्य बोलचाल की भाषा उस समय भी बनी रही। मुस्लिम साम्राज्य यहाँ दीर्घ काल तक रहा। ये तो सभी को जग जाहिर है कि एक अंग्रेजी काल और एक मुस्लिम जो शासनकाल है वो बहुत समय तक भारत पर रहा। उसके बाद में मुस्लिम शासनकाल के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर, यानी कि सन 1830 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर जारी रखा अंग्रेजों ने। तो कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो समय था उसमें हिंदी के सर्वोन्मुखी विकास की दृष्टि से ये काल महत्वपूर्ण ठहरता है, जिसमें खड़ी बोली गद्य का निर्माण होता है। अच्छा, राष्ट्रीय विकास में उस देश की राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त वहाँ की राजभाषा का भी विशिष्ट महत्व देखा जाता है। और दोनों में अंतर केवल यही है कि राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की आत्मा है और राजभाषा वहाँ का एक मुख के रूप में हम बात करते हैं, जिसमें हम सारी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। राजभाषा का विकास स्वतः स्फूर्त और प्रवाहमान है, यानी वो बहता रहता है, उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो जन भाषा की, या हम कह सकते हैं कि एक राजभाषा की जब हम बात करते हैं तो इस तरह है कि जो सरकारी कामकाज की भाषा है उसमें वो काम आती है, और संपर्क भाषा के रूप में आज हिंदी अंग्रेजी को हम लेकर के बात करते हैं। लेकिन जब मध्यकाल की या अंग्रेजी काल की, अंग्रेजों के समय की जो भारत था, जो उस समय की बात यदि हम करें तो उस समय हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में हमें मिलती है। शासक और शासित के बीच में फैले अंतराल को समाप्त करने में राजभाषा एक तरह से सहायक है। यानी कि पराधीन भारत में जब मुगल काल में फारसी और अंग्रेजी राजत्व था, राज्यकाल था उनका, तो उसमें अंग्रेजी भारत की राजभाषा थी। आक्रांत अपनी सुविधा के लिए बाहरी भाषा को राजभाषा के रूप में थोप देता है, किंतु उसे राष्ट्रभाषा का पद जनमानस के व्यवहार के बिना नहीं मिलता, जाहिर सी बात है। स्वाधीन भारत के नए प्रजातांत्रिक शासन तंत्र में प्रजोन्मुखी जो शासन नीति के अंतर्गत हम लेकर के बात करते हैं, तो एक भाषा ऐसी भी सर्वमान्य होनी चाहिए जिसे शासक और शासित दोनों स्वीकार करें। संविधान निर्माता के निर्णय लिया गया कि राजभाषा नागरी में लिखी होगी और 15 वर्षों तक सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी कार्य करेगी या उसका प्रयोग जारी रहेगा। किंतु अब तक भी वही स्थिति बनाए रखी गई है। रखने के लिए समय समय पर राजभाषा अधिनियम बनाए जाते रहे हैं और द्विभाषी स्थिति के रूप में अंग्रेजी जो है एक सह राजभाषा बनी रही। यानी जो कामकाज की सह भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को लिया गया, बिल्कुल बदस्तूर 15 साल तक बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किया जाने लगा जैसे अंग्रेजी शासनकाल में भारत में प्रयोग हो रही थी हिंदी, और अंग्रेजी उस समय प्रथम भाषा के रूप में कार्य कर रही थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अंग्रेजी पहले स्थान पर, यानी मातृभाषा या राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में यहाँ पे काम करने लगी, उसका प्रयोग होने लगा। और अंग्रेजी जो समाप्त हो जानी चाहिए थी वो आज भी एक संपर्क भाषा या सह राजभाषा के रूप में बदस्तूर कार्य किया जा रहा है राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत। सन 1978 में राजभाषा जो नियम भी संपूर्ण भारत में प्रवर्त नहीं हो सका था, क्योंकि जैसे तमिलनाडु राज्य है, हम इसको एक एक्सेप्शनल रूप में हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य को छोड़कर वहां के निवासियों ने भी तमिल भाषा की समृद्धि की अपेक्षा अंग्रेजी की वृद्धि का समर्थन किया। तमिलनाडु में भी अपनी मातृभाषा को कम आंका गया और अंग्रेजी भाषा में सभी कार्य स्वीकृत कर लिए गए। यहाँ राजभाषा के रूप में हिंदी के संवैधानिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम और भाषा नीति विषयक संकल्प और राजभाषा नियम आदि पर हम बात करें। तो अभी बात करते हैं हम राजभाषा के रूप में हिंदी।
यानी स्वतंत्रता के बाद में हिंदी का जो राजभाषा के रूप में विकास हुआ वो किस प्रकार शुरू हुआ। राजभाषा मतलब ऑफिशियल भाषा के रूप में हम बात करते हैं। राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ के रूप में हम बात कर सकते हैं कि राजकाज की भाषा, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के जमाने में वह राजभाषा कहलाती थी और राजाओं नवाबों के जमाने में उसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। और उस समय जो दरबारी भाषा थी वही आज राजभाषा के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है। स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता होती है। प्राय राजभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। यानी दरबारी भाषा से वो अब वो परिवर्तन उसका हो करके राजभाषा के रूप में आज प्रयोग हो रही है। और भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी, ध्यान रखना ये बात कि हिंदी को जो दर्जा प्राप्त हुआ राजभाषा का वो कब हुआ, 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक आर्थिक इकाइयों में जोड़ने का काम करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि वो राजकाज के काम की जो ऑफिशियल हम लैंग्वेज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कार्यालयों के अंदर जो प्रयोग होने वाली भाषा है सिर्फ उसी के अंदर हम राजभाषा के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं कुछ राज्यों, हिंदी क्षेत्र के राज्यों में कामकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं। जैसे हम कहें कि महाराष्ट्र है, वहाँ पे मराठी भाषा में कार्य होता है। पंजाब में पंजाबी भाषा में कार्य होता है। गुजरात में गुजराती भाषा में कार्य होता है। सही है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य के जो एक हम कह सकते हैं अपवाद रूप में कि वहाँ पर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। जाहिर सी बात है, हर एक राज्य की अपनी मातृभाषा को हम राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर सकते हैं। जो एक कार्यालय में काम करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे राष्ट्र की या स्वराज की, तो वहां पर हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। स्वभाषा या परभाषा की हम वहां पे बात करते हैं जब राजभाषा की बात करते हैं। जैसे मुगल शासक अकबर के समय से लेकर मेकाले के काल तक फारसी राजभाषा तथा मेकाले के काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी राजभाषा थी, जो कि विदेशी भाषा थी। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि स्वभाषा है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम जब बात करते हैं उसका राजभाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी एक वर्णमाला है, पूरी एक उसकी व्याकरणिक स्थिति है। तो वो सारी किस्म आती है, परिनिश्चित मानक हिंदी के रूप में हमने उसे स्वीकृत किया है और उसमें हम आज कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि पूरे भारत में या भारत से इतर विदेश में हम बात कर रहे हैं अगर हिंदी की, तब भी हमें बिल्कुल वही भाषा जो आज भारत में प्रयुक्त होती है, मानक भाषा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वही भाषा का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। अन्यथा वो कोई और अन्य भाषा वहाँ पर जुड़ जाएगी। चलिए बात करते हैं राजभाषा के संवैधानिक स्थिति के बारे में। राजभाषा के रूप में हिंदी या उसकी जो संवैधानिक स्थिति है उस पर जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद
ध्यान रखना, जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 120(1) के अनुसार उसमें 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद जो है उस तक भारत संघ की राजभाषा के संबंध में अलग अलग प्रावधान है। संसद में कार्य संचालन की जो भाषा है उसमें संविधान के अनुच्छेद 120(1) में यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 348 के उपबंधों में के अधीन संसद की कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगी, परंतु राज्य सभा का समाप्ति तथा लोकसभा का अध्यक्ष इस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपने को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकता, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। यानी कि जो संसद के अध्यक्ष हैं या हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो स्वीकृति दे सकते हैं हर किसी सांसद को कि वह अपनी मातृभाषा में अपनी जो भी कहना चाहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और इसी अनुच्छेद के खंड 2 में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलब्ध न करे तब तक संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभाव होगा मानो कि अंग्रेजी में शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए। यानी हाँ, लेकिन 15 वर्ष पूरे होने से पहले ही राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अधीन यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद अर्थात 26 जनवरी 1965 के बाद भी संसद में हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया और इसी उपबंध के अधीन संसद में अंग्रेजी में दिए गए भाषणों का साथ साथ अंग्रेजी में अनुवाद करने की व्यवस्था शुरू की गई। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में दिए जाने वाले भाषणों का भी संसद में हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ अनुवाद करने की पूर्ण व्यवस्था की गई। और संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उसके अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद भी यानी संघ में उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए इस तारीख से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और ख में संसद के कार्य निष्पादन के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा। तो ये बात जारी है। धारा 4 में व्यवस्था की गई कि उक्त धारा 3 के लागू होने के 10 वर्ष बाद लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक राजभाषा समिति का गठन किया जाए। यह समिति सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भिजवाई जाएगी। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट पर और राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई राय पर विचार करने के बाद उस रिपोर्ट के अनुसार निर्देश जारी कर सकते हैं, यानी उससे पहले कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो ये देखा गया। और धारा 5, जब हम धारा 5 की बात करते हैं तो यह उपबंध किया गया उसमें कि 26 जनवरी 1965 या इसके बाद से सरकारी जो राजपत्र में यानी कि जो गजट है वहां उसमें एक बात लिखी गई कि राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित केंद्रीय अधिनियम अथवा राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए अध्यादेश अथवा किसी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अधीन जारी किए गए आदेश, नियम, विनियम या उपनियम का हिंदी अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। ठीक है। धारा 5(2) की जब हम बात करते हैं तो इसमें व्यवस्था की गई कि 26 जनवरी 1965 से संसद में जो बिल हैं
बिलों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित ढंग से प्राकृत होगा। सही है, प्राधिकृत होगा। धारा 6 में व्यवस्था की गई कि किसी राज्य के राजपत्र में राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों आदि के हिंदी अनुवाद को हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। धारा 7 के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय, डिग्री अथवा आदेश में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी अथवा उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन जहां कहीं इस प्रकार दिए गए निर्णय आदि में अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जाएगा, वहां उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अथवा अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें बताया गया कि अब राज्यपाल जो है, एक राज्य का जो राज्यपाल या सर्वेसर्वा हम कह सकते हैं, तो जो राज्यपाल होता है उनको अब इतना अधिकार प्रदान कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए निर्णय ले सकते हैं, एक राज्यपाल अपने राज्य के लिए निर्णय ले सकता है हिंदी को एक राजभाषा के रूप में कार्य करने के लिए या फिर अंग्रेजी को राजभाषा के काम करने के लिए। लेकिन जब राजभाषा के रूप में अगर अंग्रेजी को स्वीकृत करके कार्य किया गया, तो उसका हिंदी रूपांतरण के रूप में भी प्राधिकृत रूप में वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा हर एक राज्य में। सही है, हर एक कार्यालय में, और वो एक अध्याय के रूप में प्रस्तुत होगा कि वहां पर क्या कहा गया है। चलिए बात करते हैं राजभाषा संशोधन की, यानी कि राजभाषा अधिनियम 1967। इस संशोधन के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के स्थान पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, जिनमें संविधान के लागू होने से 15 वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी 1965 से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, संसद में कार्य निष्पादन के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा। और इस अधिनियम के उपबंध में यह भी व्यवस्था की गई कि जिन राज्यों में हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, उनके और संघ के बीच पत्र व्यवहार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग वैसे ही होता रहेगा। जिस राज्य ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, उसके और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, यदि हिंदी में पत्र व्यवहार किया जाता है, तो हिंदी में लिखे गए पत्र के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। और साथ ही जिस राज्य ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, वह भी संघ के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार कर सकता है, और ऐसी स्थिति में उस राज्य के साथ किए जाने वाले पत्र व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि जब केंद्र की बात करते हैं हम, तो केंद्र सरकार जहां राजभाषा में ही कार्य किया जाता है, हिंदी में ही, तो अन्य राज्य जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया है, उसका प्रयोग वैसे ही बदस्तूर जारी है, तो वह केंद्र को जब पत्र व्यवहार आदि करते हैं तो उसमें उन्हें कोई अन्य संपर्क भाषा के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ हिंदी में ही कार्य किया जाएगा और इसके लिए कोई परमिशन या कोई स्वीकृति नहीं है। बहरहाल धारा 2 में व्यवस्था है कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार के लिए जब हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए, तो उसके साथ अंग्रेजी या हिंदी अनुवाद जैसी भी स्थिति हो, भेजने की तब तक व्यवस्था की जानी चाहिए जब तक संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते। तो यानी कि अहिंदी भाषी क्षेत्र का
जो व्यक्ति है यदि हिंदी में उनसे काम कराना है या काम लिया जाना है, तो जब तक उन्हें हिंदी भाषा प्रयोग नहीं हो जाती, आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक वहां पर हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार बदस्तूर अंग्रेजी के साथ जारी रहे। चलिए बात करते हैं धारा 3 के अनुसार संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कुछ संकल्प लिए गए। पहला है सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट जो प्रेस विज्ञप्ति आदि हैं, इनको लिया गया। दूसरा, संसद के किसी एक या दोनों सदनों में रखी जाने वाली प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टों आदि सरकारी कामकाज की जो कागजात हैं, उनको भी हिंदी के अंतर्गत रखा गया। और जो संविदा है या करार है या लाइसेंस, परमिट आदि जो नोटिस हैं, उनको निविदा फार्म के अंतर्गत। धारा 4 में व्यवस्था की गई कि भाषा के राजभाषा के प्रयोग के संबंध में नियम बनाते समय केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी कामकाज के शीघ्र और दक्षता पूर्वक निपटारे का और जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो व्यक्ति हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा का ज्ञान रखते हों, वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और दोनों भाषाओं में प्रवीण न होने की स्थिति में उनका कोई अहित ना कर सके। धारा 5 में यह उपबंध किया गया था कि उपर्युक्त व्यवस्था, यानी कि जो अभी धारा 3 और धारा 4 में की गई है, तब तक कायम रहेगी जब तक वे सभी राज्य जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, अपने विधानमंडल में इस आशय से संकल्प पारित नहीं कर लेते कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर दिया जाए। और इस संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद के प्रत्येक सदन, यानी दोनों सदन, राजभाषा और राज्यभाषा दोनों सदन द्वारा भी अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने का संकल्प पारित नहीं कर लेते, तब तक हम हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग हर एक कार्यालय, हर एक राज्य, जो भारत देश के जितने भी राज्य हैं और उनमें कार्यालयों की जो भाषा रहेगी वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी वैसे ही लिया जाएगा, अधिनियम 1967 के अनुसार। अच्छा, बात करते हैं भाषा नीति विषयक कुछ संकल्प लिए गए थे हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में लेकर के। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के साथ साथ संसद के दोनों सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों ने संघ की भाषा नीति के संबंध में एक संकल्प भी पारित किया, जिसमें सरकार ने कहा कि हिंदी का प्रसार और विकास करने और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक व्यापक और विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाए और उसमें कार्यान्वित किया जाए, उस कार्य को जारी रखा जाए। इन संदर्भ में कुछ उपाय और उनकी प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन या रिपोर्ट जिसे कहते हैं, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत भी की जाए। सभी राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित त्रिभाषा फार्मूले के कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाए। अच्छा, ये त्रिभाषा सूत्र क्या था? त्रिभाषा सूत्र ये था कि हर एक राज्य जब राजभाषा के रूप में हिंदी को लेकर के बात कर रहे थे, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा, तो राजभाषा के रूप में हिंदी भी थी और अंग्रेजी भी थी, लेकिन एक तीसरी अन्य भाषा उनकी अपनी मातृभाषा भी थी जिसमें वो राजकाज का कार्य कर सकते हैं। ये स्वीकृति संशोधन अधिनियम भाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार दिया गया था। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था कि त्रिभाषा सूत्र जो है वो लागू किया जाए, जो उनकी जो राज्य की मातृभाषा है उसको भी कार्य में लिया जाए राजकाज की भाषा के रूप में। हिंदी तो रहेगी ही, क्योंकि अन्य भाषा और केंद्र सरकार
या भारत सरकार के अंतर्गत उसको हिंदी में ही कार्य करना है। और संस्कृत एक संपर्क भाषा के रूप में जहां हिंदी प्रयोग में नहीं ली जाती या जो उस राज्य की मातृभाषा प्रयोग में ना आए, वहां पर अंग्रेजी भाषा में कार्य किया जाए। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि एक दक्षिण क्षेत्रीय राज्य है, तो वहां पर उनकी भाषा तमिल में कार्य किया जाता है, उनकी मातृभाषा तमिल है, वहां पर राजकाज की भाषा यानी कार्यालयों की भाषा तमिल में कार्य करने का प्रावधान रखा है। लेकिन जब केंद्र में या भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्यालय आते हैं उनमें जब तमिल भाषी जो राज्य है वह संपर्क करते हैं तो हिंदी या अंग्रेजी में संपर्क करेंगे। या फिर जब एक राज्य ये जैसे तमिल भाषी राज्य हैं तो वो यदि मराठी भाषी राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ पर कोई संपर्क स्थापित करना चाहें या उनकी कुछ नीतियों को लागू करना चाहें या कोई उनसे परामर्श लेना चाहें तो वहाँ पर ना तो तमिल चलेगी, क्योंकि तमिल महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, और जो महाराष्ट्र की भाषा है मराठी वो तमिल भाषी क्षेत्र में नहीं चलेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सी भाषा तीसरी भाषा के रूप में संपर्क स्थापित किया जाए। वो कार्य किया अंग्रेजी ने। अंग्रेजी भाषा ने उस समय बागडोर संभाली। तो यही था त्रिभाषा सूत्र जो लागू किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद अखिल भारतीय और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं और वैकल्पिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी जाए। जितने भी अभी अधिनियम बताए गए उन अधिनियमों एवं संकल्प के आधार पर बनी द्विभाषी स्थिति का परिहार करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 लागू किया गया, जो तमिलनाडु को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होता है। और त्रिभाषा सूत्र यहाँ पर कहीं ना कहीं एक विफल रहा, वो सफल नहीं रहा क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी बहुत खामियां थी। चलिए बात करते हैं अब हिंदी की संवैधानिक स्थिति और उसकी समीक्षा पर। स्वतंत्रता के पूर्व जो छोटे बड़े राजनेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम पर बिदकने लगे या अपना जो उन्होंने मंतव्य था उनका वो बदल लिए। और यही वजह थी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं हुआ। राजभाषा के नाम पर जो बहस वहाँ 11 सितंबर 1949 ईस्वी में से 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक हुई, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया। किंतु संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी एवं अंग्रेजी के समर्थकों के बीच ही देखने को मिली। हिंदी समर्थक वर्ग में भी दो गुट थे। एक गुट देवनागरी लिपि वाली हिंदी का समर्थन कर रहा था और दूसरा महात्मा गांधी, JL नेहरू, अबुल कलाम आजाद आदि थे जो लिपियों वाली हिंदुस्तानी के पक्ष में था। आजाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे देश का बहुत थोड़ा सा अंश यानी अधिक से अधिक 1 या 2% ही पढ़ लिख और समझ सकता था, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी। लेकिन यकायक अंग्रेजी को छोड़ने में भी दिक्कतें आने लगी या दिक्कतें थी। प्राय 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की राजभाषा बनी रही। हिंदी देश की 46% जनता की भाषा थी। राजभाषा बनने के लिए हिंदी का दावा न्याययुक्त था। साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, यानी कि जो भी अपने राज्य में मातृभाषा के रूप में कार्य की जा रहा था और उन भाषाओं की भी हम अपेक्षा यहाँ पर नहीं कर सकते थे, उनको भी लेकर के साथ चलना था।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राजभाषा की समस्या को हल करने की कोशिश की। संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा ने हिंदी के पक्ष में अपना फैसला दिया और यह फैसला हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी अयंगार फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसकी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1, हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। दूसरा, संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी राजभाषा का कार्य साथ में हिंदी के साथ करती रही। नंबर 3, एक स्पष्ट निर्देश यानी अनुच्छेद 351 के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 एवं भाषा विषयक एवं पृथक भाग 17 राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं और संविधान के ये भाषा विषयक उपबंध हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयोग करते रहे। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 की। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 120 में क्या है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथा स्थिति लोकसभा अध्यक्ष, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा या सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं और संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। अनुच्छेद 210 में जो राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, अब यहाँ पर उसके ऊपर बात करते हैं। राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या अन्य या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथा स्थिति विधान सभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा या अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। चलिए बात करते हैं अब हम राजभाषा संघ की जो भाषा है उसको लेकर के। राजभाषा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी। अनुच्छेद 343 जो संघ की राजभाषा है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा और इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। जैसे संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग बदस्तूर जारी रहेगा। ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। अनुच्छेद 344 यानी राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत इसको हम लागू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो राज्य की प्रादेशिक भाषाओं को लेकर के चर्चा की जाती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम उनको रखते हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ला करके हम उनको
कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं भारत सरकार, उनको लेकर के बात करते हैं। तो बात करते हैं प्रादेशिक भाषा को लेकर के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत। 345 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं, राजभाषाएं, प्रादेशिक भाषा या भाषाएं या हिंदी, ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखे। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजव्यवस्था, राजभाषा संघ द्वारा तत्सम प्राधिकृत भाषा यानी आपसी करार होने पर दो राज्यों के बीच हिंदी ही रहेगी। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनभाषा के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है उसको लेकर के कि वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ली जाती है। अनुच्छेद 348 में जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है वो, और उच्च न्यायालय में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां, अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया जो राज्यसभा राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूर कर सकते हैं। तो ये कुछ निर्देश थे, कुछ उनके उपबंध थे, कुछ अनुच्छेद जिनके अंतर्गत हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली हिंदी या अंग्रेजी माध्यम की जो भाषा है उनको प्रयोग करने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया उस पर चर्चा की। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 350 के अंतर्गत, यानी व्यवस्था के जो निवारण के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो हिंदी किस रूप में हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेकर के बात करते हैं। किसी भी भाषा में हम बात कर सकते हैं अनुच्छेद 350 के अंतर्गत, जो प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, यानी किसी भी राज्य की जो भाषा है हम वो लेकर के बात करते हैं, यानी कि जो व्यवस्था है उसके निवारण को लेकर के किसी भी राज्य की कोई भी भाषा वहां पर लागू की जा सकती है। हर एक राज्य के अंतर्गत अपनी अपनी भाषा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रस्तुत की गई। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निर्देश अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, यानी अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए थे। यानी संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति के हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और पूर्णतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जाए। यानी जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी जाएं, उनके कितने शब्द लिए जाएं, उस पर चर्चा की जाए। चलिए बात करते हैं 8वीं अनुसूची को लेकर कि 8वीं अनुसूची में किन किन भाषाओं को लेकर के बात हुई। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त
22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नंबर 1, शुरुआती दौर में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं ली गई, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल थी। लेकिन बाद में जब संशोधन हुआ, यानी 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया और उसी के साथ साथ कुछ समय पश्चात कोंकणी भाषा जो गोवा आदि में बोली जाती है, मणिपुरी, नेपाली आदि भाषाएं 71वां संशोधन 1992 ईस्वी के अंतर्गत शामिल कर ली गई, जिससे इनकी संख्या बढ़कर अब 18 हो गई। लेकिन इसके भी बाद एक और संशोधन हुआ, 92वां संशोधन, जो 2003 में प्रस्तुत किया गया। उसमें अब कुछ भाषाएं और जोड़ दी गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित कर लिया गया। अब इन भाषाओं को शामिल करने के पश्चात अब अनुसूची में कुल 22 भाषाएं मानी गई, 22 भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया। आज हम अनुसूची की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को लेकर के बात करते हैं। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास किस प्रकार हुआ वो देखते हैं। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का जो राष्ट्रभाषा के रूप में विकास है उस पर चर्चा करते हैं। हाँ, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है, पहले हमने राजभाषा की बात की, अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा के ऊपर, यानी कि जो नेशनल लैंग्वेज है उस पर हम बात करते हैं। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा, जनभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालिक हितों एवं पूर्वग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की, और यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी जो एक समय था सन 1900 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी का जो दौर था, उस समय हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में बनी रही। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। यानी आम जन के द्वारा जब भाषा प्रयुक्त होने लगी तो सभी भाषाओं के प्रयोग के आधार पर इसको राष्ट्रभाषा का रूप दे दिया गया। कोई संवैधानिक रूप में राष्ट्रभाषा का कोई शाब्दिक अर्थ हम यहाँ पर नहीं कह सकते। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना होता है। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत जब उपनिवेश था अंग्रेजी साम्राज्य का, तो उस समय हिंदी, क्योंकि अंग्रेजी सभी जनमानस को नहीं प्रयोग में लाते थे, वो अपनी आम जो भाषा थी यानी जो हिंदी थी उसी में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते थे, संप्रेषण स्थापित करते थे। अब उसी समय हिंदी का
जो प्रयोग था वो जनमानस करने लगे और जन जन तक अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत हो रही थी। और इसी कारण अंग्रेजी हर किसी को आत्मसात नहीं कर पाई, अंग्रेजी हर एक जन तक नहीं पहुंच पाई, और हिंदी हर एक जन तक पहुंचकर अब जनमानस की भाषा बनी और इसी के द्वारा इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। पूरे भारत में हिंदी लगभग हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में बोली जाने लगी, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए वो सभी हिंदी भाषा ने उसमें बहुत सार्थक प्रयास किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। सही है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है, इसका व्यापक जनाधार होता है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा भी हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। अंग्रेजी का योगदान, अब अंग्रेजी का योगदान क्या था यहाँ पर? राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। हिंदी दीर्घकाल से सारे देश के जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा बनी रही, और यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों, वल्लभाचार्यों, रामानुज आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया। अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवियों जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर और नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता और बंगाल के चैतन्य महाप्रभु आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। और यही कारण था कि जब जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें पेश आई, तो कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ देकर मुक्त कंठ से हिंदी को प्रशंसा की और उसको सराहा। C.T. मेटकाफ ने सन 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु यानी जॉन गिलक्राइस्ट को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूं कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं टॉमस रोबक ने क्या कहा। टॉमस रोबक ने 1807 ईस्वी में लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। H.T. कोकब्रुक ने लिखा कि जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का प्रयोग यथार्थ नाम हिंदी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा यानी ग्रेट लैंग्वेज फ्रैंका कहा है। और वर्ष 1931 ईस्वी में गांधी जी ने भी लिखा है कि यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े,
भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। और यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी जनता की बात जनता की भाषा में करने के पक्षधर थे। सन 1936 में गांधी जी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। वर्ष 1937 ईस्वी में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ और इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रतर होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ता गया और 20वीं सदी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी थी। वर्ष 1942 से 1945 का जो समय है, ऐसा था जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। तब राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत जितनी रचनाएं हिंदी में लिखी गई, उतनी शायद किसी और भाषा में इतने व्यापक रूप से कभी नहीं लिखी गई। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रबल हो जाने पर अंग्रेजों का भारत छोड़ना पड़ा और कह सकते हैं कि राजभाषा आंदोलन उस समय शुरू हो करके अपने अंतिम दौर में, यानी कि जो 1947 तक आज़ादी की प्राप्ति तक हमें हिंदी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में हमने देखा। राष्ट्रभाषा आंदोलन में हिंदी का जो प्रयोग किया गया वो किस किस क्षेत्र में, कहाँ किस किस संस्था द्वारा किया गया, उस पर विचार किया जाता है। अब कुछ धार्मिक संस्थाएं थी, कुछ सामाजिक संस्थाएं थी, उनको लेकर के हम बात करते हैं। कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, कुछ पत्र पत्रिकाएं थी, उनको लेकर के जहाँ पर हिंदी का प्रयोग बहुत किया गया, वो कौन कौन सी थी। ब्रह्म समाज जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और 1828 ईस्वी में इसका स्थापना माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा, संस्था के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया। वहीं आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई से प्रार्थना समाज संस्था बनाई और हिंदी का प्रचार प्रसार किया। वहीं आर्य समाज बम्बई से 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी अडियार के द्वारा, जो उसका मुख्यालय था, 1882 में मैडम ब्लावत्स्की द्वारा इसके संस्थापक माने गए। ऐसे ही रामकृष्ण मिशन है जो बेलूर से 1897 में विवेकानंद द्वारा हुआ। तो उसी के द्वारा राष्ट्रभाषा जो था, एक राष्ट्रभाषा हिंदी आंदोलन में प्रयुक्त होती रही और अपना प्रचार प्रसार वहाँ पर करती रही, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। राष्ट्रभाषा आंदोलन में जो साहित्यिक संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी। नागरिक प्रचारणी सभा जो वाराणसी से प्रकाशित हो रही थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, गुजरात विद्यापीठ, हिंदुस्तानी अकादमी और हिंदी विद्यापीठ, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, यानी 1936 से इसमें वो प्रचार किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1937 में, असम राष्ट्रभाषा प्रचार गुवाहाटी से, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से, अखिल भारतीय हिंदी नई दिल्ली से और नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली से कार्य बदस्तूर जारी रहा। अच्छा, अब बात करते हैं हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की। संपर्क भाषा आखिर है क्या? संपर्क भाषा हिंदी को क्यों कहा जाता है? संपर्क भाषा क्यों कहा जाता है? संपर्क भाषा, उस भाषा को संपर्क भाषा या
लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग हैं, और इसे कई भाषाओं में लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कह सकते हैं, और मानव इतिहास में इसे ही संपर्क भाषा उभरती रही है। इसी प्रकार संपर्क भाषा हिंदी का आयाम सबसे व्यापक और लोकप्रिय है, जिसका प्रसार क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक है। शिक्षित, अशिक्षित, अशिक्षित तीनों, अर्धशिक्षित तीनों वर्गों के लोग परस्पर बातचीत आदि के लिए और इस प्रकार मौखिक माध्यम में जनभाषा हिंदी का व्यवहार करते हैं। भारत की लिंगुए फ्रांका या लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन, पैन इंडियन लैंग्वेज, अंतर प्रादेशिक भाषा, लोक भाषा, भारतव्यापी भाषा, अखिल भारतीय भाषा, ये नाम जन भाषा हिंदी के लिए प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, भाषा की बहुभाषिकता के ढांचे में हिंदी की विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भाषा व्यवहार के क्षेत्र में भी संपर्क सिद्धि का ऐसा कार्य निष्पादित कर रही है, जिसका न केवल कोई विकल्प नहीं है, अपितु जो हिंदी की विविध भूमिकाओं को समग्रता के साथ निरूपित करने में भी समर्थ है। हिंदी ने पिछले हजार वर्षों में विचार विनिमय का जो उत्तरदायित्व निभाया है, वह एक अनूठा उदाहरण है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिंदी पहले राष्ट्रभाषा कहलाती थी, बाद में इसे संपर्क भाषा कहा जाने लगा और अब इसे राजभाषा बना देने से इसका क्षेत्र सीमित हो गया है। वस्तुतः यह उनका भ्रम है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि हिंदी सदियों से संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा का एक साथ रही है और आज भी है। भारत के संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर लेने से उसके प्रयोग का क्षेत्र और विस्तृत हुआ है। जैसे बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि को क्रमशः बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि की राजभाषा बनाया गया है। ऐसा होने से क्या उन भाषाओं का महत्व कम हो गया है? निश्चित ही नहीं, बल्कि इससे उन सभी भाषाओं का उत्तरदायित्व और प्रयोग क्षेत्र पहले से अधिक बढ़ गया है। यहाँ पहले केवल परस्पर बोलचाल में काम आती थी या उसमें साहित्य की रचना होती थी। इस प्रकार वहीं वह प्रशासनिक कार्य भी हो रहे हैं और यही स्थिति हिंदी की भी है। इस प्रकार हिंदी संपर्क और राष्ट्रभाषा के रूप में ही राजभाषा बनकर इसके अतिरिक्त सम्मान प्रदान कर उसको किया गया है हिंदी भाषा को। सही है। और आंतरिक रूप में अगर हम कह सकते हैं कि आंतरिक स्तर पर हिंदी अपनी बोलियों के व्यवहारकर्ताओं के बीच संपर्क की स्थापना करती रही है और अब भी कर रही है, तथा बाह्य स्तर पर वह अन्य भारतीय भाषी समुदायों के मध्य एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में उभर आई है, जिसके अब विविध आयाम विकसित हो चुके हैं। कुल मिलाकर हिंदी का वर्तमान गौरवपूर्ण है। उसकी भूमिका आज भी सामान्य जन को जोड़ने में सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर है। तो हम कह सकते हैं कि जब हिंदी को हम राजभाषा के रूप में कार्य करते देखते हैं, तो उस समय हम कह सकते हैं कि जो संपर्क भाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, आज वही राजभाषा के रूप में कार्यालयों में प्रयुक्त हो रही है। तो उसी प्रकार हिंदी अपना गौरवपूर्ण जो सम्मान है वो उनको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। हिंदी को पूर्ण रूप से उसका जो गौरव है उसको प्रदान हो रहा है और इसी कारण पूरे भारत ही नहीं, पूरे विदेश में, पूरे संसार में
पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार और उसकी गरिमा बनी हुई है। तो आशा करता हूं कि आज का जो शीर्षक है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की जब हम बात करते हैं तो आप सभी की समझ में पूर्ण रूप से आ चुका होगा, और हिंदी का जो प्रयोग और प्रसार प्रचार है वो भी आपको पूर्ण रूप से पता चल चुका होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कक्षा